हमें इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि खुद मिस्टर पिल्ले के सिन्हाली एजेंटों से ताल्लुकात थे और वो उनसे रुपए लेकर भारत के राज उन्हें बता दिया करता था। इस बार उसने एक राज बताने के इवज 10 लाख रुपए की रकम तलब की थी। सिन्हाली एजेंट उसे इतनी भारी रकम अदा नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे 50,000 रुपए पेश किए मगर पिल्ले ने इनकार कर दिया। चुनाचे सिन्हाली एजेंटों ने उसे हलाक कर दिया क्योंकि उन्हें ये खतरा महसूस होने लगा था कि पिल्ले उनके खुफिया ठिकानों की खबर हुकूमत को कर देगा। अब ये टॉप सीक्रेट केस है, तुम भी आज के बाद अपनी जबान बंद रखना। अगर तुमने किसी से भी भूल कर इसका जिक्र कर दिया कि पिल्ले तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हें मिला करता था या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, तो न सिर्फ ये कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी बल्कि सिन्हाली एजेंट भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं रत्नावली को डराना चाहता था ताकि वो अपना मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद रखे। वो तो पहले ही से डरी हुई थी। मैं रत्नावली को इस सतह पर ले आया था कि जहां मैं उसे लाना चाहता था। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और कहा, मैं किसी के आगे तुम्हारा नाम क्यों लूंगा भला। तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं भी खामोश रहूंगा, क्योंकि ये बात हमारे भारतवर्ष की इज्जत और सिक्योरिटी का मसला है और भारत माता के लिए तो हम भारतवासी अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। रत्नावली मेरे कदमों में गिर गई। उसकी तरफ से जो खदशे मुझे लाहक थे वो खत्म हो चुके थे। मैंने उसे ये पूछने की जरूरत महसूस न की कि वो कौन सा राज है जो मिस्टर पिल्ले के पास था और जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वैसे मैं इस दुबले पतले मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर पिल्ले का आज भी एहतराम करता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो इतना ज़हीन था कि उसने मेरी खुदा जाने किस हरकत पर यह नतीजा अखज़ किया कि मैं सिन्हाली तक़रीबकारों का एजेंट हूँ, और दूसरे इसलिए कि उसने एक लड़की को ब्लैकमेल भी किया तो अपने लिए जान दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने वतन भारत के मफाद के लिए। ऐसी चौकस और दूर रस नजरें सौराष्ट्र के मिस्टर व्यास और मद्रास के डायरेक्टर इंटेलिजेंस गोस्वामी को नसीब नहीं हुई थी। होटल वापस आकर मैं देर तक दिल्ली के लिए रिपोर्ट के नोटिस तैयार करता रहा। इंक्वायरी टीम को अभी मजीद 3 दिन पौंडीचेरी में ठहरना था। मुझे उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार था। एक तरह से मेरे लिए फजा साफ थी। रेड बॉक्स के बारे में दिल में किसी वक्त तशवीश पैदा होती थी। अगरचे मैंने उसे एक कब्र में दफन कर दिया था, फिर भी रेड बॉक्स जिंदा था। उसके अंदर मेरी मौत का परवाना यानी फिल्म मौजूद थी, जिसमें मैं टारपीडो रूम में पेंसिल बम लगा रहा था। इस रेड बॉक्स को खोलने की मैंने कोशिश भी की थी ताकि उसमें से टीवी कैमरा और फिल्म निकाल कर जाया कर दूं, मगर मैं उसमें कामयाब ना हो सका था। ये सुर्ख रंग का 1.5 किलो का फौलादी गोला बिल्कुल बंद था और मैं जल्दी में अंदाजा नहीं लगा सका था कि उसे कैसे खोला जा सकता है। चुनाचे मैंने पूरे रेड बॉक्स को ही कब्र में उतार दिया था। पौंडीचेरी में मुझे 2 और दिन गुजर गए। इंक्वायरी टीम ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली थी और अब वापस जाने वाली थी। उनकी तहकीकात की रोशनी में मैंने भी अपनी रिपोर्ट टाइप करना शुरू कर दी। पूरा दिन लगाकर मैंने रिपोर्ट मुरत्तब करके फाइल तैयार कर ली। अगले ही रोज सुबह के तैयारे में मेरी सीट बुक हो चुकी थी। रात को मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के ख्याल से रत्नावली से मुलाकात करने उसके हॉस्टल चला आया। मैंने उसे बताया कि मैं कल सुबह दिल्ली वापस जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। रत्नावली ने कहा, सिवाय तुम्हारे सब कुछ भूल चुकी हूँ कैप्टन। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं देर तक रत्नावली के पास बैठा बातें करता रहा और उसकी कैफियत का जायजा भी लेता रहा। मेरी तरफ से उसके दिल में कोई शुबा नहीं था। वो मुझे एक मुहिब वतन और जिम्मेदार भारतीय ऑफिसर ही समझती थी। मैं उसकी फिर से तस्दीक चाहता था। मैंने उसे दिल्ली जाकर खत लिखने का वादा जरूर किया, मगर उसे अपना एड्रेस नहीं दिया। ये कहकर माजरत पेश कर दी कि हम किसी लड़की को अपना एड्रेस नहीं दे सकते, हमें इसकी इजाजत नहीं है। ये महज सिक्योरिटी की वजह से है रत्नावली। वैसे मैं तुम्हें फोन करूंगा। दूसरे रोज मेरा तैयारा दिल्ली की तरफ परवास कर रहा था। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशुत्तम दास टंडन को फोन कर दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे ऑफिस की गाड़ी मुझे लेने आई हुई थी। एयरपोर्ट से मैं सीधा अपने मोती नगर वाले मकान पर गया। माता जी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, पुत्र किशन, अब इस तरह घर से मत जाना, हमें तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। मैंने कहा, माता जी मेरी नौकरी ही ऐसी है। सुजाता और कृष्णा कैसी है? माता जी ने मेरी आरती उतारते हुए कहा, पुत्र तुमने आने की खबर भी नहीं दी, वरना सुजाता और कृष्णा बेटी तुम्हें लेने आ जाती। मैंने उसी वक्त सुजाता को फोन करके बताया कि मैं आ गया हूँ। वो बहुत खुश हुई, मगर साथ ही नाराजगी से बोली कि मैंने होटल वालों को क्यों मना कर दिया था कि कोई लड़की दिल्ली से फोन करे तो कह देना कि मैंने होटल छोड़ दिया है। मैंने हंसकर कहा, सुजाता तुम पढ़ी लिखी हो और जानती हो कि मैं कितनी नाजुक पोस्ट पर हूँ। हम भारत के रक्षाचारी हैं। अच्छा मैं दफ्तर जा रहा हूँ, शाम को लौट आऊंगा। वो बोली, मैं खुद आऊंगी, तुम दफ्तर से जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। फोन बंद करके मैं सोचने लगा कि ये मुझसे किस किस्म की जरूरी बातें करना चाहती है। चाय की एक प्याली पीकर मैंने ब्रीफकेस संभाला और अपनी पुरानी एम्बेसडर गाड़ी में बैठकर दफ्तर की तरफ रवाना हो गया।
दफ्तर में हर कोई खंदा पेशामी से मिला। मुकुंद लाल, स्टेनो, खैराती लाल, नायब मुंशी और सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी सभी मिलकर बहुत खुश हुए। सेक्रेटरी तिवाड़ी मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने उसे रिपोर्ट पेश की। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी चौकस कर दी गई है। हमारा ख्याल था कि रक्षा मंत्री त्याग पत्र दे देंगे। तुम्हारी रिपोर्ट में क्या है? मैंने कहा, उसे पढ़ लीजिए। वैसे मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हमने अपनी बाकायदा फौज उस इलाके में न भेजी तो सिन्हाली एजेंट इससे भी ज्यादा तबाही मचाएंगे। तिवाड़ी ने मेरी रिपोर्ट के वरक उलटते हुए कहा, हम कहां कहां अपनी फौज भेजें, एक पंजाब ही हमारे काबू में नहीं आ रहा। भंडारा वाला ने बड़े खौफनाक बयान देने शुरू कर दिए हैं। वो खालिस्तान का सुप्रीम कमांडर कहता है खुद को। मैं सिगरेट सुलगाए खामोशी से तिवाड़ी को सीक्रेट फाइल का मुताला करते हुए देखता रहा। चपरासी कॉफी रख कर चला गया। मैं कॉफी पीने लगा। तिवाड़ी ने फाइल बंद करने के बाद कहा, अब तुम्हें सीधा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जाकर टंडन साहब से मिलना है। उनका सुबह ही को फोन आ गया था कि कैप्टन मेहता को फाइल समेत मेरे पास भेज देना। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के इस चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर से मैं कतराता था, मगर उससे मुलाकात नागुज़ीर थी। वैसे भी उसकी ज़हनी कैफियत से मैं हमा वक्त बाखबर रहना चाहता था। ऑफिस की वैगन में बैठकर मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। मिस्टर टंडन मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया और चपड़ासी को हिदायत कर दी कि किसी को आने न दिया जाए। अपनी सेक्रेटरी से भी कह दिया कि आध घंटे तक कोई फोन कॉल न दी जाए। उसके बाद सबसे पहले मेरी रिपोर्ट का बगौर मुताला किया, फिर उसे बंद करके एक तरफ मेज की दराज में रख कर ताला लगाया और मुझसे बातें शुरू कर दी। एडमी आबदोस की तबाही, रेड बॉक्स की गुमशुदगी और पौंडीचेरी में 3 गार्ड्स और 2 इंटेलिजेंस अफसरों के कत्ल की वजह से वो बहुत परेशान था। कहने लगा, रक्षा मंत्रालय में बड़े पैमाने पर उथल पुथल हो रही है। कई अफसर तब्दील कर दिए गए हैं। अगर मेरा रिकॉर्ड तसल्ली बख्श ना होता तो मैं भी इस वक्त यहाँ ना होता। कॉफी के घूंट निगलने के बाद उसने प्याली मेज पर रख दी और अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने सीनियर अफसरों के होते हुए दुर्घटना कैसे हो गई। रूसी कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इस काबिल नहीं कि वो साउथ में उनकी इंस्टॉलेशंस की हिफाजत कर सके। यह हमारे लिए बड़े चैलेंज की बात है। इसी माह रूसियों ने पूना के शिवाजी नेवल मैकेनिकल ट्रेनिंग सेंटर में जदीद एटमी मशीनरी लगाई है। रूसी सफीर ने परसों ही प्राइम मिनिस्टर से एक खुफिया मुलाकात में इस बात का खदशा जाहिर किया था कि तखरीबकारी वहां भी हो सकती है। यह बात मेरे इल्म में नहीं थी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बात की तह तक पहुंचने के लिए बेनियाजी से कहा, सर, नेवल ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मशीनरी लगाने की क्या जरूरत थी? टंडन जी की आंखें ऐनक के शीशों के अकब में मेरे चेहरे पर जम गई। अपनी दानिस्त में मुझे अहमक गर्दानते हुए बोले, कैप्टन मेहता, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस में होते हुए भी इतने बेखबर हो। वैसे पहले तुम बड़े ज़हीन हुआ करते थे। शायद तुम्हें अभी मालूम नहीं हुआ कि पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल इन बातों को छोड़ दो। मैं आज दोपहर को रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहा हूँ। उन्हें तुम्हारी रिपोर्ट सबमिट करनी है। भगवान जाने वो क्या एक्शन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी खुद इस मामले में बहुत परेशान है। अब तुम जाओ। हो सकता है कल तुम्हें फिर यहाँ आना पड़े। मैं तुम्हें कल फोन कर दूंगा। मैंने नमस्कार किया और वहां से चला आया। 4 बजे तक दफ्तर में काम करता रहा। घर वापस आया तो सुजाता आई हुई थी। कृष्णा भी अपने बाल बच्चों के साथ मौजूद थी। मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। मेरी नजर उतारी और बोली, भैया, तुम पहले से कुछ दुबले हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए पंजीरी बनाकर भेजूंगी। सुजाता ने कहा, मैंने तुम्हें फोन इसलिए नहीं किया कि कहीं तुम यहाँ भी मेरा फोन सुनने से इनकार ना कर दो। मैंने बात को हंसी में टालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिक्योरिटी का मामला था। अच्छा, अब इसका जिक्र मत करना। मैंने उसके कान के करीब मुंह लाकर कहा, यहाँ किसी को बताना भी नहीं कि मैं पौंडीचेरी में था। ये भी सिक्योरिटी का मामला है। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, वैसे तुम्हारे जिस रिश्तेदार ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था कि मैं पौंडीचेरी के होटल में हूँ, उसने बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अगर वो तुम्हारा रिश्तेदार न होता तो वो इस महकमे में नहीं रह सकता था। सुजाता ने मेरा बाजू पकड़कर कहा, अब इन बातों को छोड़ो। माहश जी, माना आप बड़े अफसर हैं। माता जी, लाइए, मैं चाय बनाती हूँ। माता जी ने चाय की केतली वहीं ट्रे में रख दी। बेटी, मैं तो पहले ही चाय बनाती डर रही थी। कृष्णा ने कहा, भैया के लिए मैं चाय बनाऊंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। आज सुजाता के हाथ की चाय पियेंगे। कृष्णा ने मुझे छेड़ते हुए कहा, आगे इसी के हाथ की चाय पिया करोगे भैया जी, आज मुझे बनाने दो। सुजाता शर्मा गई और उसने भी कृष्णा के हक में वोट दे दिया। कृष्णा के बच्चे शोर मचा रहे थे और नौकरानी उन्हें चुप करवाने के लिए बार बार डांट रही थी। मैं माता जी, कृष्णा और सुजाता से चाय पीते हुए बातें भी कर रहा था और ये भी सोच रहा था कि पाकिस्तान में अपने बॉस से अब मैं कैसे राब्ता कायम करूंगा। मेरे पास दिल्ली में अपने एजेंट का दिया हुआ जो छोटा सा ताकतवर ट्रांसमीटर था, उसे मैंने कन्याकुमारी में ही हंगामी हालात के तहत जाया कर दिया था।
हमारे ऑफिस में 2 वायरलेस सेट मौजूद थे, मगर वहां मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकता था। मुझे बॉस से राब्ता कायम करने की अशद जरूरत थी, क्योंकि मिस्टर टंडन ने इशारतन बताया था कि पूना के शिवाजी बहरी ट्रेनिंग सेंटर में रूसी कोई इंतहाई अहम एटमी तवानाई से काम करने वाली मशीनरी नस्ब कर चुके हैं। मैं ये इत्तला पाकिस्तान में अपने बॉस तक पहुंचाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि इस ज़मन में मुझे मजीद तफसीलात मालूम करनी चाहिए कि ये मशीनरी किस नौयत की है और इसका फंक्शन क्या है। सुजाता शाम को घर वापस चली गई। कृष्णा और उसके बच्चे हमारे घर में ही रहे। रात को उसका खावंद हरि प्रसाद सराफ भी दुकान बंद करके आ गया। वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ और बोला, भाई हम तो ये समझे थे कि कैप्टन साहब बदेस के मुल्क के दौरे पर चले गए हैं। मैंने कोई जवाब न दिया और इधर उधर की बातें करने लगा। रात को खाना सबने मिलकर खाया। फिर माता जी पूजा पाठ में लग गईं। कृष्णा बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसका खावंद हरि प्रसाद सराफ चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया, दरवाजा बंद किया और पलंग पर लेटकर बहुत सी बातों के बारे में गौर फिक्र करने लगा। अभी तो इस मकान, इन नकली रिश्तेदारों और अपने ऑफिस में मैं बिल्कुल महफूज था। किसी पर मेरा राज नहीं खुला था। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी थी, जिसने मेरी शक्ल को हूबहू मरने वाले कैप्टन रामकिशन मेहता क्या हम शक्ल बना दिया था। रूसी एटमी आबदोज का मिशन बखैर खूबी अंजाम पा चुका था। बॉस ने अपने एक खुफिया मरमूज पैगाम में इस बात की तरफ इशारा किया था कि भारतीय हुकूमत मशरकी पंजाब की सरहद पर खुफिया तौर पर जदीद किस्म का दिफाई निज़ाम नस्ब कर रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान को बाखबर रहने की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि कोई भी मुल्क दुश्मन हमसाया मुल्क की फौजी तैयारियों से गाफिल रहना गवारा नहीं करता। दूसरी तरफ अब पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर की एटमी मशीनरी की तनसीब का मामला भी सामने आ चुका था। चुनांचे मेरा बॉस से राब्ता बहुत ज़रूरी हो गया था। जहाँ मेरी पोजीशन इतनी नाजुक थी कि मैं किसी किस्म का मामूली सा खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। मैं जिस पोस्ट पर था वहाँ रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जारहाना अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर रह सकता था, और यही मेरे मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम का तकाजा था। यही मेरा सबसे बड़ा मिशन था। मैं किसी तकरीबकार की तरह भारत में जगह जगह यूं ही बेमकसद धमाके नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ उस हदफ को निशाना बनाना चाहता था और बना रहा था जहाँ से मेरे वतन अजीज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए जाने का इम्कान था। दूसरे रोज मैं दफ्तर गया तो दोपहर के वक्त मिस्टर टंडन ने मुझे फोन पर यह कहकर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलवा लिया कि एक अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें मेरी शिरकत नागुज़ीर है। मैं ठीक वक्त पर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गया। ये मीटिंग वाकई टॉप सीक्रेट मीटिंग थी। उसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा सेंट्रल इंटेलिजेंस और वजारत दिफा की अहम तरीन शख्सियात मौजूद थीं। मीटिंग की सदारत रक्षा मंत्री यानी उस वक्त के वजीर दिफा कर रहे थे। उस मीटिंग में मेरे बॉस की इस खबर की तस्दीक हो गई जिसकी तरफ से उसने अपने गुज़श्ता पैगाम में इशारा किया था। मालूम हुआ कि रूसियों की मदद से भारतीय हुकूमत खेमकरन और फजिल्का सेंटर में सरहद के साथ साथ जमीन से फजा में और जमीन से जमीन पर मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों का एक खुदकार, इंतहाई तरक्की याफ्ता और कंप्यूटराइज्ड निज़ाम नस्ब कर रही है। इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान पर हमला करके कसूर की सरहद से पेशकदमी करके लाहौर को अपने घेरे में लेना था। ऐसा ही एक निज़ाम मकबूजा कश्मीर की तरफ भी नस्ब किया जाने वाला था। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में दूसरा पॉइंट जो ज़ेरे बहस आया वो पूना के शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मशीनरी की तनसीबात के बारे में था। अब यह इंकशाफ हुआ कि इस नेवल ट्रेनिंग सेंटर में जो एटमी तनसीबात लगाई गई हैं उसका ताल्लुक बहरिया की ट्रेनिंग से बिल्कुल नहीं है, बल्कि वहाँ भारत के पहले एटम बम के लिए खुफिया तौर पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। मेरे लिए ये इंकशाफ इंतहाई अहम और हैरान कर देने वाला था। भारतीय अबलाग आमा के जराए सुबह शाम शांति और अहिंसा का प्रचार कर रहे थे और भारत की वजीर आजम मिसेस इंदिरा गांधी भी बार बार यही कहती थी कि हम एटमी तवानाई बराए अमन के कायल हैं। एटम बम बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अब मालूम हुआ कि शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर में खुफिया तौर पर एटम बम बनाने का काम शुरू हो चुका था। ये बहुत भयानक इंकशाफ था और पाकिस्तान को इससे खबरदार करने की अशद जरूरत थी, क्योंकि अगर भारत एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। पाकिस्तान के वजूद और उसकी सलामती के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में जिन उमूर पर गौर किया गया उनमें शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले खुफिया न्यूक्लियर प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ और उस काम को खुफिया रखने का मामला सरफहरिस्त था। भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा, हम किसी हालत में भी ये नहीं चाहते कि दुनिया को और खास तौर पर हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को हमारी एटमी सरगर्मियों की जरा सी भी भिनक पड़े। पौंडीचेरी में सिन्हाली एजेंटों की तकरीबदारी के हादसों के बाद इस बात की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई कि हम पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले प्लांट की सरगर्मियों को इंतहाई खुफिया रखें।
हमने इस मिशन को चाणक्य का नाम दिया है। आज से हमारी खुफिया फाइलों में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर के इर्द गिर्द महकमे के आला और तजुर्बेकार इंटेलिजेंस अफसरों को इस तरह तैनात करें कि कोई अजनबी शख्स तो क्या कोई परिंदा भी वहां पर न मार सके। मैं सबकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था और एक एक लफ्ज़ ज़हन नशीन करता जा रहा था, क्योंकि हमें वहां कोई पॉइंट कागज़ पर नोट करने की इजाज़त नहीं थी। एक दो बार मुझसे भी इजहार ख्याल के लिए कहा गया। मैंने एक जिम्मेदार और वतन परस्त भारतीय की तरह अपनी राय का इजहार कर दिया। ये खुफिया और इंतहाई अहम मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही।